एवरीवन, आप सभी को पता है कि जो हमने पीपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें आज हम दोबारा से एक जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ उसको डिस्कस करेंगे, जो कि एक सुपरिटेंडेंट का पेपर था होम डिपार्टमेंट में। तो उसको हमने देखना है कि क्या क्या उसमें क्वेश्चन पूछे गए और किस लेवल तक के पीपीएससी ने उसमें क्वेश्चन पूछे, तो उनको डिस्कस करेंगे हम। और आपको पता है कि जो ये सीरीज है, ये कोई पीपीएससी का स्टूडेंट है पीसीएस देने के लिए, या कोई भी पीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, या हरियाणा एचसीएस के कोई एग्जाम होते हैं, एचसीएस होता है, या हिमाचल एचएएस हो गया, हिमाचल एलाइड हो गया, एनटी हो गया, तो उन एग्जाम्स के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का लेवल वही है जो आपके बाकी सारे एग्जाम्स में ए ग्रेड के एग्जाम में आता है, ठीक है, या बी ग्रेड के एग्जाम में आता है। तो इनको करना है हमने ऐसे ही। और हमने आपने देखा भी होगा कि लास्ट टाइम हमने डिटेल डिस्कशन करी थी इन वीडियोस की, तो आज भी हम डिटेल में ही पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और क्या क्या उनके आंसर्स रहे होंगे। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन एक जो आया था हमें, वो क्वेश्चन था बेसिकली कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट चंद्रयान 3, कि इंडिया ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट, इट वाज इंडियाज थर्ड अटेम्प्ट एट अचीविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन नॉर्थ पोल ऑफ द मून। ये इसमें गलती क्या है? पहली चीज तो ये गलती है कि नॉर्थ पोल ऑफ द मून, इट वाज इंडियाज थर्ड अटेम्प्ट एट अचीविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन नॉर्थ पोल ऑफ द मून। नो, हमने जो ये मिशन भेजा है इसको मून के साउथ पोल पे भेजा है, जिसको हम बेसिकली हम यही तो कह रहे हैं कि साउथ पोल पे सबसे पहले लैंडिंग करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया है, और ओवरऑल मून पे भेजने वाले हम दुनिया के 4th कंट्री हैं। तो ये बेसिकली पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी इस वजह से। सेकंड, विद सक्सेस इन द मिशन इंडिया बिकेम सेकंड कंट्री टू लैंड ऑन द मून, ये भी गलत है। हम कोई सेकंड कंट्री नहीं है जिन्होंने मून पे मिशन लॉन्च किया है, इससे पहले और भी देश कर चुके हैं। इंडिया 4th कंट्री है जिसने अपना मिशन मून पे लैंड किया है, बट साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया सबसे पहला कंट्री है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है। और अगर आप आगे देखो, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन पीएसएलवी हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल फ्रॉम अंडमान निकोबार। पहली चीज तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, अंडमान निकोबार नहीं आएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। और जो व्हीकल है उसका नाम था LVM3, ठीक है जी, ये LVM4 एक M34, ये एक ऐसा नाम था जिससे हमने इसको लॉन्च किया है। तो ये बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ, 23rd अगस्त हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल स्पेस डे टू कमेमोरेट इट्स लैंडिंग। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट है? क्योंकि 23 अगस्त वो दिन है जब हमने इसको लैंड करवाया था मून के साउथ पोल पे, और उसी दिन इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि ये आज से इंडिया का नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। तो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या है जी? डी। तो ये चीजों को समझना होता है कि क्या क्या इसमें गलतियां हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ढंग से देखना होता है। अब श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये सिर्फ पीपीएससी को नहीं कवर करेगा, ये हरियाणा एचसीएस को भी कवर करेगा। हरियाणा एचसीएस में क्वेश्चन आया एक बार कि श्रीहरिकोटा कौन सी लेक के किनारे है, तो लेक कौन सी, किस लेक के किनारे है? तो आंसर इज पुलिकट, आंध्र प्रदेश में उस लेक के किनारे ये पड़ता है, वहां से लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, ये भी आपको पता है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट भी गलत है। हाँ, एक चीज और, साउथ पोल एक हम डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। क्या मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहां पे देता हूं, उस क्वेश्चन, इस वर्ड का मतलब आप समझाइएगा मुझे। टाइडली लॉक्ड, अगर मैं बोलूं कि मून इज टाइडली लॉक्ड विद अर्थ, आपने मुझे एक बात बतानी है कि मून धरती के आसपास कितने दिन में घूमता है, और मून खुद कितने दिन में रोटेट करता है। एक तो मून की रोटेशन होगी जो मून खुद घूमेगा, एक मून की रेवोल्यूशन होगी जो वो धरती के आसपास घूमेगा। तो क्या इसमें कोई सिमिलैरिटी है? अगर इसमें कोई सिमिलैरिटी है तो क्या उस वजह से हम मून की एक ही साइड को देख पाते हैं, कि एक ही साइड हमें मून की दिखती है? तो ये कुछ आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे। और एक चीज और, इसको लॉन्च करने से पहले एक टेस्ट किया गया था इंडिया की किसी जगह पे, जहां पे जो मिट्टी है उसकी प्रॉपर्टीज सेम है जैसे चांद के ऊपर मिट्टी है। तो एक जगह है नमक्कल एक जगह है, वो आप देखोगे कि वो कहाँ पे है, और क्या चंद्रयान मिशन से रिलेटेड कोई उस जगह में कोई इंपॉर्टेंस है, कुछ उस चीज से रिलेटेड है।
तो ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बट हम एक स्टेप जैसे हमने डिस्कस किया था कि आगे चलते रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ। एक चीज और, आप लोग मुझे और बता सकते हो एक पॉइंट, जहां पे चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम, और जहां पे अभी लैंड किया गया है उस पॉइंट का नाम। क्या आप लोग मुझे अगर ये भी बता दें कि तिरंगा पॉइंट कौन सा है, तो ये भी आपने मुझे बताना है जी, या ये भी आप लोगों ने सर्च करना है। आप मुझे तो सॉरी आप नहीं बता पाओगे, या ये भी आप चीजें सर्च कर पाओगे, ठीक है जी, कि तिरंगा पॉइंट कौन सा है, शिव शक्ति पॉइंट कौन सा है। तो ये जो मैं साथ में बातें कर रहा हूँ ना, आपको प्लीज नोट करना है इन चीजों को, जैसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो आगे की हो सकता है वो आगे एक लेवल पे और चला जाए, ठीक है ना। आगे की दुनिया में भाई चंद्रयान 3 को भेजने वाले, साउथ पोल में भेजने वाले इंडिया पहला कंट्री है। वहां टाइडली लॉक्ड क्या चीज होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले घुमा के, तो पता होना चाहिए। हम एक स्टेप आगे ही चलेंगे इन चीजों से। सेकंड क्वेश्चन, एट द 77th Cannes Film Festival for the first time in 30 years, Indian film which centers around the lives of two nurses was nominated for Palme d'Or, the highest award in the festival, and it won the Grand Prix, second position in the category. Name this पायल कपाड़िया फिल्म। उन्होंने देखो कितनी बातें दी हैं इसमें। उन्होंने बोला केन्स फिल्म फेस्टिवल में 30 साल में पहली बार एक इंडियन फिल्म को एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है जी, जो पाम डियोर अवार्ड है, और ये फिल्म दो नर्सिस के मतलब उनकी जिंदगी के बारे में है। ये हाईएस्ट अवार्ड इसको मिला, एंड इट वॉन द ग्रैंड प्रिक्स, और नेम दिस पायल कपाड़िया फिल्म। ठीक है जी, ये कौन सी फिल्म है, तो इसके बारे में पूछा गया है। ये बिल्कुल ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही करंट अफेयर का। तो इसका आंसर क्या आएगा, all we imagine as light, all we imagine as light, तो आंसर इज बी। तो इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला तो नहीं है, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे कि ऐसे फ्रेम होते हैं क्वेश्चन, सीधा सीधा नहीं पूछ दिया उसने काफी कुछ आपको क्लियर करके पूछा है। और इस पेपर में और एक बड़ी चीज है, वो एक एक दो दो हिंट दे रहा है हर क्वेश्चन के अंदर। कोई एक हिंट में क्वेश्चन को खत्म नहीं कर रहा, दो दो तीन तीन हिंट दे रहा है हर क्वेश्चन के अंदर, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। नेशनल एम्बलम, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हमारे इंडिया का एक नेशनल एम्बलम है, जो कि हमने कहां से लिया था, लायन कैपिटल थी अशोक, जो सारनाथ में अशोक ने पिलर लगाया था। कहता उसका जो अबैकस है उसके ऊपर कौन कौन से जानवर बने हुए हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं। अब आप ध्यान से समझिए, पहले तो कई लोगों को पता है कि सर अबैकस ही नहीं पता हमें तो क्या होता है। देखिए, अशोक जो पिलर लगाता था, बेसिकली ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार बिल्कुल पूछा है कि जो अशोक ने पिलर लगाए उनके स्ट्रक्चर को बताइए टॉप टू बॉटम, कि क्या क्या रहता था जब बॉटम टू टॉप। ये बिल्कुल नीचे वाला जो एक पिलर था, इसको बोलते थे शाफ्ट, इसको बोलते थे इन्वर्टेड लोटस, ठीक है जी, और इसको बोला जाता था अबैकस। और ये ऊपर होती थी कैपिटल। कैपिटल मतलब बिल्कुल ऊपर जो भी जानवर बना होगा उसके नाम पे कैपिटल होगी। अगर यहाँ पे लायन बना है तो लायन कैपिटल, बुल बना है तो बुल कैपिटल, एलिफेंट बना है तो एलिफेंट कैपिटल, ठीक है। तो ऐसे कैपिटल होती थी बिल्कुल ऊपर। तो ये तो हो गया अशोक के पिलर का स्ट्रक्चर प्रॉपर, ऐसे शाफ्ट, इन्वर्टेड लोटस, अबैकस और ऊपर कैपिटल। अब हमने गौतम बुद्ध ने जब अपनी जिंदगी का पहला सेरेमन दिया था तो वो सारनाथ में दिया था, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद सारनाथ में दिया। तो उसके लिए अशोक ने वहां पे एक स्तंभ लगाया था, और उसी स्तंभ को हमने इंडिया का नेशनल एम्बलम डिक्लेयर किया, उसी के एरिया को। मतलब हमने इस एरिया, ये एरिया ले लिया, ये वाला एरिया को हमने इंडिया का नेशनल एम्बलम डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ये नीचे वाला इन्वर्टर। तो ये जो अबैकस है, ये जो अबैकस है, अगर आप देखो तो ऐसे इंडिया का नेशनल एम्बलम है। यहाँ अशोक चक्र बने हैं, यहाँ एक एनिमल बना है, यहाँ एक एनिमल बना है, फिर अशोक चक्र बना है, फिर एक एनिमल बना है, फिर पीछे अशोक चक्र बना है, और फिर यहाँ एक एनिमल बना है। तो ऐसा सा कुछ है। तो उसने पूछा कि जो ये अबैकस है, इसके ऊपर एक एनिमल, दो एनिमल, तीन, और यहाँ पे चार एनिमल। ये चार एनिमल कौन कौन से हैं। ऊपर इसके बना है लायन, तो पहला कहता एलिफेंट है, पहला ऑप्शन एलिफेंट, हॉर्स, बुल, पीकॉक। क्वेश्चन क्या था कि नेशनल एम्बलम जो हमने लायन कैपिटल जो अशोक से लिया है, उसमें कौन सा जो जानवर है वो नहीं बना हुआ,
मे नॉट बी सीन इन फ्रीज ऑफ अबैकस। कौन सा है जो नहीं दिखता नेशनल एम्बलम के ऊपर? एलिफेंट भी दिखता है, हॉर्स भी है, बुल भी है, बट पीकॉक नहीं है। कौन सा नहीं है जी? पीकॉक नहीं है। तो आंसर इज डी। क्या आंसर है? डी। मैंने बोला था कि 4 जानवर बने हैं, एक लायन भी बना है अबैकस के ऊपर, और बाकी के 4 लायन ऊपर बने हैं अलग अलग दिशाओं में। ये इंडिया का नेशनल एम्बलम है। आप समझ गए होंगे कि इंडिया का नेशनल एम्बलम कहां से लिया गया। सारनाथ में जो पिलर लगाया था अशोक ने, वहां से लिया गया। अबैकस किसको बोलते हैं? इन्वर्टेड लोटस क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, शाफ्ट क्या होती है, ये नीचे अबैकस, अशोक चक्र वगैरह। तो ये इंडिया का नेशनल एम्बलम है। इसके ऊपर बनाए गए ये सारे जानवर हैं। 3 है, पीकॉक बिल्कुल नहीं है, तो डी आंसर आएगा इसका। ये देखो यार, ये कॉमन चीजें हैं, कोई नई चीज थोड़ी है। ऐसी कौन आप में से ऐसा कौन सा बंदा है आज तक, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि जिसने नेशनल एम्बलम देखा ही ना हो। हर कोई देखता है, हर सिक्के पे बना है, हर हमारे नोट पे बना है, करेंसी नोट पे, बट हम चीजों को सर्च ही नहीं करते, हम चीजों को देखते नहीं है। हमने आज तक ये तो देखा है कि भाई ये लायन बने हैं, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, बट उसके अबैकस पे कौन से जानवर है। और आपको क्या लगता है कि ये पीपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया गलत? यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछ चुका है ऑलरेडी, यूपीएससी। तो यार ये जो डिस्कशन है ना, ये उन्हीं हाई लेवल के क्वेश्चंस की डिस्कशन है जो यूपीएससी, पीपीएससी, एचएएस या एचसीएस में पूछे जाएंगे, क्योंकि कॉपी ही होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखो तो। ये देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, उसने कुछ टर्म्स दिए और पूछा कि किस कंट्री की बात हो रही है। पहला, अब परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5। परमानेंट मेंबर कितने हैं जी? 5। और वो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? और वो 5 परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं 5। 5 कौन से? यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया। ये 5 परमानेंट मेंबर है। मतलब आंसर इन 5 में से कोई होना चाहिए पहली ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो चाइना, यूएस, रशिया, इजराइल। इजराइल खत्म हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स का भी मेंबर है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो क्या यूएसए मेंबर है ब्रिक्स का? नो। तो मतलब यूएसए भी ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद, इज अ कोऑपरेटिंग कोलैबोरेटिंग विद इंडिया ऑन ब्रह्मोस मिसाइल एंड सुखोई M30 MKI। ये इस कंट्री के साथ इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का इनिशिएटिव और सुखोई 30 MKI खरीदे थे। इंडिया ने जेट खरीदे थे हमने उस कंट्री से। तो आपको पता है भाई, ब्रह्मोस की फुल फॉर्म ब्रह्मपुत्रा, मॉस्कोवा। ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोवा, ये 2 नदियों से एक मिसाइल बनी है, जो इंडिया और रशिया का इनिशिएटिव है। इंडिया एंड रशिया का, चाइना से तो नहीं ली ना हमने ब्रह्मोस, या चाइना के साथ तो इनिशिएटिव नहीं है। तो चाइना भी ऑप्शन खत्म। तो करेक्ट आंसर क्या बचेगा हमारा? रशिया। आंसर इज सी। तो ये आंसर है। तो ये मैंने बोला ना, 2 2 3 3 हिंट दिए हैं उसने क्वेश्चनों के अंदर। तो ये आंसर है हमारा सी आंसर। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कैसे आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया। तख्त श्री हजूर साहब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। तख्त श्री हजूर साहब सबसे इंपॉर्टेंट। आंसर कैसे आएगा? हमें नहीं पता कि यार आंसर कैसे आएगा, कौन सी रिवर के किनारे है। पहले तो नर्मदा नदी, यमुना तो आंसर नहीं हो सकता ना यार, क्योंकि यमुना का तो वो एरिया ही नहीं है। और नर्मदा गुजरात में है, तो हो तख्त श्री हजूर साहिब, जिसको नंदेड़ साहिब कहते हैं। तो ये आंसर क्या बचते हैं? या तो गोदावरी हो सकता है या कृष्णा। तो बेसिकली गोदावरी आंसर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र रीजन में ये जगह पड़ती है। ठीक है जी, और इसका आंसर होगा बी। और आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे, तख्त श्री हजूर साहिब सिखिज्म के अकॉर्डिंग 5 तख्त हैं। ठीक है जी, जिनमें से 3 तख्त जो है वो पंजाब में है। ठीक है जी, आप लोगों ने सुने होंगे, अमृतसर है, तलवंडी साबो है, आनंदपुर साहिब है, या फिर एक आपका पटना साहिब है और एक आपका नंदेड़ साहिब हजूर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कोई पंजाब के क्वेश्चन नहीं है।
पंजाब का क्वेश्चन नहीं है। अगर हम हिंदुइज्म के 4 धाम पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, तो सिखिज्म के 5 तख्त भी, ये भी इंडिया लेवल का ही क्वेश्चन है, ये कोई पंजाब का क्वेश्चन नहीं है। मतलब सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ये रीजनल क्वेश्चन हो गया कि सिर्फ पीपीएससी में आएगा। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये केरला के पेपर में भी आ सकता है एग्जाम में, ये महाराष्ट्र के पेपर में भी आ सकता है, गुजरात के में भी आ सकता है, क्योंकि भाई इंडिया की हिस्ट्री है। हिस्ट्री को ये एक इंडिया की हिस्ट्री का ही पार्ट है, ये हमारे कल्चर का पार्ट है। तो ये 5 तख्त जो हैं वो मैंने आपको भी डिस्कस किए हैं सिखिज्म के अंदर। उन्होंने पूछा जो इनमें से एक तख्त जो हजूर साहब है, ये महाराष्ट्र में मतलब पड़ता है, तो कौन सी रिवर के किनारे पड़ता है? तो आंसर इज गोदावरी। कौन सी रिवर के किनारे है जी? गोदावरी। Who translated Gita into Persian and also wrote Majma'ul Bahrain? He was eldest son of शाहजहां। यार देखो कितने हिंट दिए उसने। पहला हिंट दिया कि उस बंदे ने गीता को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, पहला हिंट। दूसरा, उसने मजमाउल बहरीन एक किताब लिखी है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा हिंट, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। यार 3 हिंट दे दिए, क्वेश्चन गलत होने का मतलब तो नहीं बनता। पहली बात, गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया, फिर एक किताब लिखी मजमाउल बहरीन। मजमाउल बहरीन मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज, 2 समंदरों का आपस में जुड़ना, जिसमें उन्होंने ये बात करी है उस बंदे ने कि जो सूफीज्म है, सूफीज्म और जो वेदांता फिलोसफी है हिंदुइज्म के अंदर, इनमें बहुत सारी समानताएं हैं, ठीक है जी। ये मिक्सचर सा है। और इस बंदे ने तो ये भी बोल दिया था कि अगर कुरान को अगर आप देखो तो बेसिकली वो कुछ नहीं, उपनिषद ही लिख रखे हैं। इसने 50 उपनिषदों को ट्रांसलेट कर दिया था। 50 उपनिषद, 108 उपनिषद है टोटल हिंदुइज्म में, 50 उपनिषद को ट्रांसलेट भी किया इसने। तो इसने बोला कि कुरान का बहुत सारी चीजें हैं जो उपनिषद में भी लिखी हुई हैं। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि ये बंदा कोई कट्टर मुसलमान तो नहीं था, कोई कट्टर मुसलमान नहीं हो सकता ये। तो ये अनऑर्थोडॉक्स एक मुस्लिम था और शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। अब शाहजहां के 4 बेटे, ठीक है जी। शाह शुजा, ठीक है जी, अपना औरंगजेब, मुराद बख्श और एक दारा शिको। और सबसे बड़ा बेटा उसका नाम था दारा शिको। क्या नाम था जी? दारा शिको। सबसे पहला यार जहांगीर तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता ना, जहांगीर ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जहांगीर का बेटा तो शाहजहां है। और उसके बाद आमिर खुसरो कोई मुगल नहीं है, ये तो एक पोइट था जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे राजाओं के साथ रहा है। दिल्ली सल्तनत, मुगलों के टाइम का तो इसका जिक्र ही कम है। और रही बात औरंगजेब और दारा शिको की, तो औरंगजेब सबसे बड़ा बेटा नहीं है, सबसे बड़ा बेटा है दारा शिको। और औरंगजेब एक कट्टर राजा है, यहाँ पे बात हो रही है जो कट्टर राजा नहीं है। तो आंसर क्या बच जाता है? दारा शिको। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, ऐसे आंसर आते हैं। तो आंसर इज सी, दारा शिको। आप लोग देखोगे इंडियन हिस्ट्री में कि इस बंदे को औरंगजेब ने अपने बाकी दोनों भाइयों के साथ मिलके इसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करी और इसको हरा दिया, दारा शिको को, ठीक है जी। क्योंकि शाहजहां की जो तबीयत थी वो काफी खराब हो गई थी, तो उसके बाद दारा शिको को डिफीट कर दिया गया औरंगजेब और उसके भाइयों के द्वारा, ठीक है। और दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया। फिर औरंगजेब का समय शुरू होता है, 1659 के आसपास की बातें हैं ये। तो ये दारा शिको थे जिनकी बुक है मजमाउल बहरेन, मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज, जिसमें सूफीज्म और वेदांता को मतलब डिस्कस किया है। और इन्होंने गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट पेपरों में भी आगे कभी आगे आ सकती हैं। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड एट, ये तो बहुत ही मुझे लगता है आसान क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कई लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिस्ट्री का एक रूल है कि जो भी सभ्यता, अगर कोई सभ्यता हमें डिस्कवर हुई है तो सबसे पहली जो साइट डिस्कवर हुई है, सबसे पहली, उसके नाम पे पूरी सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो हड़प्पा साइट सबसे पहली साइट थी जिसको खोजा गया, उसके नाम पे पूरी सभ्यता का नाम भी है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे सारी सभ्यता थी। तो वहां पे ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है? तो पहला ऑप्शन रोपड़, तो ये ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन मोहनजोदारो, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हड़प्पा में नहीं है, कालीबंगर में नहीं है। ग्रेट बाथ की बात हो रही है। एक पूरा बाथ था, एक पूरा बना हुआ, जिसके नीचे बर्न्ट ब्रिक्स लगी हुई थी। और ये ऐसा नहीं है, ये एक सैक्रेड बात था, मतलब लोग इसको पूजते थे। इसमें मंदिरों में जाने, मंदिर तो उस टाइम पे नहीं थे, मतलब पूजा करने से पहले तो इसमें लोग बेसिकली स्नान वगैरह किया करते थे। तो ये एक ग्रेट बाथ हमें मिला कहाँ है? मोहनजोदारो के अंदर। कहाँ मिला है जी? मोहनजोदारो, बी। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, यूपीएससी का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन था कि मोहनजोदारो के सबसे पास सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइट है। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, ये यूपीएससी ने पूछ चुका है और इसका आंसर था उस टाइम पे कोट डीजी। कौन सी साइट है जी? कोट डीजी साइट है जो सबसे क्लोजेस्ट साइट है मोहनजोदारो के। ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा है। मोहनजोदारो कौन सी नदी के किनारे है? तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर क्या आएगा जी? इंडस। किसके किनारे है? इंडस। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। आपने देखना है कि कालीबंगन और रोपड़ किस रिवर के किनारे हैं, क्योंकि नदियों के किनारे ही ये सभ्यता बसी हुई थी। ठीक है जी। और अगर आप आज भी देखो यार, अगर आज भी आप देखो, सबसे बड़े जो फ्लरिश्ड टाउन्स हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो नदियों के किनारे ही हैं। ठीक है जी। आप देखोगे हिमाचल में किसी वैलीज में आप जाओगे, देखो वो वैलीज के आसपास लोग रहते हैं जहां पानी जा रहा है। तो ये आज से नहीं, ये एंशियंट टाइम से ही लोग ऐसे कर रहे हैं कि जहां पे नदियां जाती हैं उनके आसपास उनका रहना होता है, क्योंकि इजी असेसिबिलिटी थी इधर उधर जाने की, ट्रांसपोर्टेशन की और चीजों के मिलने की, वो सब इसलिए लोग नदियों के पास रहे हैं। चलिए जी, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। कुछ कन्वेंशन लिखी हैं और सामने लिखा है कि क्या क्या हुआ इनके अंदर। सबसे पहली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ध्यान से, प्लीज ध्यान से, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। अगर यहां कन्वेंशन होता तो बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर होता। यहां लिखा है कॉन्फ्रेंस, तो ये कॉन्फ्रेंस के अंदर, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर यूएनईपी बना है। ये बात है 1972 के आसपास की। ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना है और यहां पे आप देख सकते हो एनवायरनमेंट प्रोग्राम के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। सेकंड, अर्थ समिट। अर्थ समिट 1992, अर्थ समिट 1992 में हुआ और इस समिट के दौरान यहां पे मैं कह सकता हूं कि एजेंडा 21 का जिक्र हुआ। एजेंडा 21। ठीक है जी। यहाँ पे काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए क्लाइमेट चेंज को लेके, काफी कुछ हुआ, बट ये बेसिकली इसका मेन आंसर होगा। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो साइन किया गया, ये 1997 की बात है और इसका मेन पर्पस क्या था? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना। तो भाई आंसर क्या बनेगा? लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू रिड्यूस एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो क्योटो प्रोटोकॉल वाले का आंसर बनेगा 2। ठीक है जी। और रहा पेरिस। पेरिस में क्या हुआ? इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर देश को, डेवलप्ड कंट्रीज को, कि आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे, इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करेगा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये पेरिस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, 2015 की बात है। कब की बात है जी? 2015 की ये बात है। अर्थ समिट 1992 की ये बात है। तो ये ईयर भी आपको क्लियर हो गया। अगर कल को क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है तो सबसे पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, फिर अर्थ समिट, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, फिर पेरिस कॉन्फ्रेंस। और इसका आंसर क्या बना? अब ए का आंसर 4, बी का आंसर 3, सी का आंसर 2, डी का आंसर 1। तो आंसर ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो आंसर इज ए। क्या आंसर बनता है इसका जी? ए। तो आंसर क्या आएगा आपका? ए। तो ये एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंसेस है, एनवायरनमेंट की कन्वेंशंस है। बहुत सारी कन्वेंशंस है जो आगे भी आपको देखने को मिलेंगी। कन्वेंशंस के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन सबसे अच्छा फ्रेम होता है कि भाई कौन सी कन्वेंशन का मेन मोटिव क्या है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके मेन मोटिव्स क्या क्या थे। द प्रियम्बल वॉज अमेंडेड and fundamental duties were added in the constitution by which of the following amendments? एक ऑप्शन नहीं है, 2 हिंट है। पहला, हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना पत्र, उसको कौन सी अमेंडमेंट के अंदर अमेंड किया गया और संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी अमेंडमेंट के अंदर ऐड करी गई। तो सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट ये तो हुई थी 1951 में और हमने पढ़ा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज तो लेट ऐड हुई है भाई, तो पहला आंसर तो नहीं आ सकता। पहली अमेंडमेंट के अंदर तो एक शेड्यूल है जिसका नाम है 9th, वो ऐड किया गया। 9th शेड्यूल ऐड किया गया संविधान के अंदर। संविधान में टोटल 12 शेड्यूल है, जो 9th शेड्यूल है वो पहली अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया संविधान के अंदर। पहले 8 थे, आज की डेट में 12 है। जो 9th शेड्यूल था वो पहली अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुआ। फिर आ जाओ 73rd अमेंडमेंट, ये आपका 1992 और 3 के आसपास का टाइम है।
इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि पंचायती राज, जो पंचायती राज है, ठीक है जी, वो इसके अंदर आया था। और संविधान का 11 शेड्यूल आप बोल सकते हो, 11 शेड्यूल है संविधान का। और 44th अमेंडमेंट ये 1978 की बात है। 42nd अमेंडमेंट 1976 की बात है। ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, ये मोरारजी देसाई के टाइम की बात है। अब हमारे संविधान के अंदर, हमारे संविधान का जो प्रेम्बल है वो ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मैं आपको एक बात बता दूं, पहले वर्ड संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं हुआ करते थे, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हुआ करते थे। तो ये दो वर्ड कौन कौन से, एक आपका सोशलिस्ट और एक आपका सेकुलर, और एक तीसरा वर्ड, एक वर्ड हो गया आपका सोशलिस्ट, एक हो गया सेकुलर, और एक बिल्कुल प्रेम्बल के लास्ट में, बिल्कुल प्रेम्बल के लास्ट में जहां फ्रेटर्निटी वर्ड दिया है उसके अंदर एक वर्ड दिया है जिसका नाम है इंटीग्रिटी। तो ये तीन वर्ड्स जो हैं ये संविधान के 42nd अमेंडमेंट के अंदर ऐड किए गए हैं। 42nd इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। और संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी, इंदिरा गांधी ने ही उनको संविधान के अंदर लाया था। और ये बेसिकली यूएसएसआर से ली गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये जो बातें हो रही हैं फंडामेंटल ड्यूटीज और ये, ठीक है जी, तो ये दोनों बातें किसकी हो रही हैं, आपकी 42nd अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट का पार्ट है ये, 42nd अमेंडमेंट का ये दोनों पार्ट रहेंगे। क्लियर होगी ये चीज। आगे देखो, टर्म बीओटी, बीओओटी, बीओओ, बीओएलटी, एचएएम आर एसोसिएटेड विद। तो ये टर्म किस चीज से एसोसिएटेड है, बीओटी का मतलब बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। हमने, सरकार क्या करती है, सरकार ने बोला कि भाई आप एक रोड बनाओ, उसको ऑपरेट करो और बाद में हमें ट्रांसफर कर देना। आप एक रोड बनाओ, ऑपरेट करो, ऑपरेट मतलब टोल टैक्स लगाओ, अपना पैसा इकट्ठा करो, बाद में हमें ट्रांसफर कर देना। और बिल्ट ऑपरेट ओन ट्रांसफर, इसमें ओन्ड भी होता है, मतलब ओनरशिप राइट्स भी होते हैं। इसका होता है बिल्ट ओन्ड ऑपरेट, मतलब आप ओनरशिप भी कौन है, प्राइवेट बंदा ही ओनर है, सरकार ओनर नहीं है इसमें। और इसमें एचएएम में दोनों चीजें होती हैं। इसमें एक होता है कि सरकार जो है वो मतलब अपना एक बेसिकली चीज होती है जिसमें सरकार कहती है कि हम पैसा देंगे, हम सारा कुछ करेंगे, प्राइवेट बंदा जो है वो सिर्फ बनाएगा। और एचएम में क्या होता है, सरकार कहती है कि हम पहले 40% देंगे, इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, आप काम करिए और उसको तैयार करिए पूरा, वो एचएम है, हाइब्रिड ये एक इनिशिएटिव है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन काम के लिए सरकार और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक टाई अप होता है। तो ये कहता है कि ये चीज किस चीज से लिंक्ड होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एटॉमिक एनर्जी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, साइबर वॉरफेयर। मुझे तो लगता है आंसर होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्यों, क्योंकि ये सरकार और एक प्राइवेट कंपनी के बीच में पार्टनरशिप होती है कई चीजों को लेके, कंस्ट्रक्शन को लेके। तो आंसर रहेगा ए। क्या आंसर रहेगा जी, ए। तो ये ऐसे क्वेश्चन देखो यार, समझो इन चीजों को, कुछ भी नहीं है, ये बड़े इजी चीजें हैं। चलो, ये आपको समय लग रहा होगा, तो ऐसे हमने चीजों को डिस्कस करना है, ठीक है जी, ये आप देखते रहिएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके जी, थैंक यू।